का बीपीएससी हंट में। आज से मैं 7 क्लास का एनसीईआरटी लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बीपीएससी के साथ एनसीईआरटी को लेकर कैसे चलें, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के साथ में हम एनसीईआरटी को लेकर किस प्रकार से चलें। तो आज मैं 7 क्लास का एनसीईआरटी साइंस का लेकर के मैं आया हूँ यहाँ पे अपने चैनल पे। 7, 8, 9, 10, उसके बाद मैं 6 को पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद मैं आर्ट्स के पेपर पे मैं आऊँगी, जैसे कि इतिहास, सबको धीरे धीरे मैं कवर करूँगा। कि इसमें मुख्य रूप से टोटल बुक नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हमें करना है, जैसे कि आप इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक बार तो आप क्या पढ़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि जो आपको हेडलाइन से स्वपोषी, अब इसको हम डिफाइन करेंगे, विषमपोषी, इसको हम डिफाइन करेंगे। सवाल तो यही सबसे बनेगा, लाइन बाय लाइन तो नहीं पड़ेगा। जो 7 क्लास का एनसीईआरटी बच्चों के लिए समझाया गया है ये, तो फिर भी हम प्रयास करेंगे कि अगर देखिए टोटल 11 पेज में है ये, तो मैं इसे 15 मिनट में पूरा खत्म कर दूं, या फिर 2 लेक्चर में इसको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक है। तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज घटक। देखिएगा क्या बोल रहा है कि आप अपने से किताब को पढ़िएगा, मैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं उसको कवर करवा रहा हूँ। क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन की ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ये पूरा इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग कवर कर लेंगे, नोट कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए पोषक, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से भोजन का घटक कौन है। तो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, विटामिन भी है, खनिज भी है। ये सब क्या है, भोजन के घटक हैं, और ये भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आप कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, वसा भी खाते हैं ना, विटामिन भी लेते हैं आप, तो ये सब क्या हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोषक कहते हैं, है ना। तो कहता है कि सभी जीव, अब हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से है, हम आपको एक कॉलम बना देते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से इसको मेंशन कर लो अपने, इस प्रकार से। लाइन कर दिया है, आप इसको इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं, गौर करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये जानते ही हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी अन्य प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा गौर से देखते हैं। देख क्या बोला, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आप लोग अंडरलाइन करते चलेंगे। तो अब क्या बोला, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों में रख रखाव के लिए सामर्थ्य बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं।
अब क्या बोल रहा है कि पोषक हमारे शरीर के लिए कैसे लाभदायक है। ये हो सकता है कि जब आप यूपीएससी एग्जाम देंगे या फिर बीपीएससी एग्जाम तो देंगे ही, आप तैयारी ही कर रहे हैं, तो पोषक के संदर्भ में ये कथन एवं कारण में सवाल पूछ सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए सामर्थ्य बनाते हैं। क्या कथन सही है गलत है, इस प्रकार से सवाल आ सकता है। तथा अब विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो दोनों कथन सही है। इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको पढ़ेंगे। देखिए लाइन बाय लाइन तो एनसीईआरटी दिया है, पर उस लाइन से कैसे सवाल बनाया जा सकता है हम उसको ध्यान में रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ दिया। हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, वहाँ पे आप थोड़ा डीप अध्ययन करेंगे, आप अपनी पुस्तक में, आप अपने पीडीएफ में, है ना। और अब क्या कर रहा है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग के विधि को पोषण करते हैं। अब देखिए पोषण की, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। उपयोग की विधि हम आगे लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। क्या बोल रहा है कि पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्व कहलाता है, कहलाती। अतः क्या बोल रहा है, अतः ऐसे पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जो भोजन खुद बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तथा जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम विषमपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, ये हमारा एक एक टॉपिक मेरा क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए पहली कुछ जो भी इस तरह के कार्टून रहता है उसमें सवाल रहता है, सवाल छुपा हुआ रहता है, ताकि हम जिस सवाल को हम सोच नहीं पाते हैं कि इतना पढ़ करके मैंने क्या सवाल यहाँ से सोचना था, वो हम सोच नहीं पाते हैं। वही कार्टून में दिया, क्या दिया हुआ देखिए। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। ये अभी हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हमारा शरीर ऐसा नहीं कर सकता है। एक 7 क्लास का बच्चे की तरह सोच करके एनसीईआरटी को आप पढ़िए। धीरे धीरे जब 8, 9, 10 जब आएंगे तो जो भी आप वर्तमान में जो आप समझ रहे हैं इसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे। पढ़ते के साथ कोई कंटेंट आपके माइंड में नकारात्मक सकारात्मक आपके माइंड में क्लिक करेगी, है ना। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि पहले जानना चाहते हैं, कैसे जानना चाहते थे, मैंने बता दिया। दूसरा क्या, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ है। देखिए पहला सवाल मन में आगे आना चाहिए कि पादप की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है। पहला सवाल, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। सवाल है, कहता है कि पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करा कि 1.1 हमने पढ़ लिया, ये भी मैंने पढ़ा ना, ये मैंने भी पढ़ा है। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या बोल, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम प्रक्रम क्या बोल रहा है कि पत्तियों पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है। क्या बोला, पत्तियां जो होती है पादप की क्या है, खाद्य फैक्ट्रिया। पहला सवाल अभी जस्ट इसके ऊपर पढ़ा आपने कि पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ स्थित है। अब समझ में आ गया कि पत्तियां जो होती है पादप की खाद्य फैक्ट्रिया हैं। पादपों में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। पादपों में जो खाद्य पदार्थ का संश्लेषण जो होता है कहाँ होता है, उनकी पत्तियों में होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं।
तथा तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित, क्या बोल रहा है कि क्या बोला है में उपस्थित, मृदा में उपस्थित, आप जानते हैं मिट्टी में क्या उपस्थित है, जल एवं खनिज उपस्थित होता है जो जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब हमने देखा कि कच्चा सामग्री पत्ती के पास कैसे पहुंचता है, तो हमने जड़ से क्या लिया, जड़ क्या किया, खनिज और जल को अवशोषण किया और तना के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया आपको, पत्ती में पहुंचा दिया। अब देखिए क्या बोला, पत्ती स्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जो क्या करता है, रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। देखिए पत्ती जो होता है ना, पत्ती के ऊपर एक छोटा छोटा छिद्र होता है, हमें नहीं दिखाई देता है, उसको सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद पता चलेगा। तो हम रंध्र क्या करेंगे, उसको हम रंध्रों द्वारा क्या होता है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होता है। जो रंध्र छोटा छोटा छिद्र जो होता है वो किससे घिरा होता है, द्वार कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो कहता है जल एवं खनिज, अंडरलाइन कीजिएगा, देखिएगा, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम देखिए यहाँ पे कह रहा है कोशिकाएं के बारे में है कि देखिए से बनती है, इसमें नो डाउट आप तो जानते ही होंगे। इसी प्रकार शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक में स्थित सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया क्या है। ठीक है, आगे है कि देखिए अब इसको हम आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे। इसको आप पत्तियों में एक हरा वर्णक जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल के प्रकाश को ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आपने देखा कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। एक क्लोरोफिल क्या काम करता है, वर्क कीजिएगा, क्लोरोफिल का क्या काम है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की मदद करता है। और इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, और क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या जरूरी होता है, जल। बस कहता है कि अब इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अंडरलाइन है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन सवाल बन सकता है कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, बस एक प्रकार से ये है कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, बस इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। बस यहाँ तक है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आगे पेज पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि रंध्र है, क्लोरोफिल है, किस प्रकार से घिरा हुआ था वही है ना। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एक क्या है कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति संश्लेषण प्रक्रम संपन्न होना, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। कॉलम है कि पत्तियों के अतिरिक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पत्तियों के अतिरिक्त पादप के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्ती सल्क तथा अथवा सूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। देखिए जब आप मरुस्थल की ओर जाएंगे, राजस्थान की तरफ जाएंगे, तो वहाँ नागफनी कैक्टस का जो पौधा मिलेगा उसमें पत्ती आपको नहीं मिलेगा, कांटेदार डाली मिलेगा जो टहनी के नाम से हम जानते भी हैं, कहते भी हैं। तो उसमें कांटा होता है, क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? उसमें भी होता है। कौन करता है? तना करता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, याद रखिएगा। पादप ये पत्ती ही नहीं करता है, सिर्फ पत्ती ही नहीं करता है और तना भी करता है। तो मरुस्थलीय में आप समझ गए। बस एक एग्जांपल लिया, आप इसको देख। अब यहाँ पे कि आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय से हरे अवकंपी देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। अब देखिए शैवाल क्या होता है, तो आप चापाकल या फिर गीला दीवार देखे जो हमेशा भीगा हुआ रहता है, वहां पे आप देखे होंगे कि वो हरा हरा काई जैसा बैठ जाता है, तो एक प्रकार से क्या है, वो शैवाल है। ठीक है, तो आप इसको करते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला पेज में क्या कहता है। कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। ठीक है, क्या करती है? स्वयं बनाती है। तो इस प्रकार से है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब गौर कीजिएगा कि आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं पौधे। प्रकाश संश्लेषण करते समय पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? गौर कीजिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, ऑक्सीजन से बनते हैं। ठीक है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें क्या क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। अब सवाल है कि पादप को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है, सवाल है ये। तो आप देखते हैं कि वायु में सबसे वो गैसीय अवस्था में क्या पौधा हमारा उसी रूप में लेगा? तो नहीं लेगा। तो उसका क्या उपाय हो सकता है? तो हम देखते हैं। कहता है कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, नो डाउट, आप जानते भी हैं सबसे ज्यादा है ये। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते जैसे कि वो रहता है गैसीय अवस्था में। अब कैसे करता है? तो कहता है कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। तो जीवाणु का क्या नाम है? राइजोबियम कहते हैं। मैं कभी दिखाऊंगा राइजोबियम कैसा होता है ना, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। देखिए, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो होता है, तो उसको क्या करता है, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, वो मृदा, वो जड़ों में रहता है, पौधों के जड़ों में रहता है। वहां पे वहां पे कंटिन्यू बढ़ते रहता है अपना, वो बढ़ाता रहता है, वो गांठ जैसा बन जाता है। वो क्या काम करता है, तो जो नाइट्रोजन जो होता है उसे उपयोगी यौगिक में बदल देता है और उसे क्या करता है, मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। जब मृदा निर्मुक्त कर देते हैं तो पौधों में जड़ के माध्यम से वो चला जाता है। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर ले जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में तब तक उर्वरक तथा खाद हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों के नाइट्रोजन की, बस यही तक आपको देखना है ना, ये यहाँ तक आपको देख लेना है। उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। बस
जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसी को आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरा किताब वो आप अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि 1.3 है कि पादपों में पोषण की विधियां यहाँ पे कह रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर को बंद करेंगे, लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा और फिर हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लॉन्ग, है ना? कहता है कि कुछ पादप ऐसे भी है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अच्छा चलिए यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे करना है, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, अब पढ़िए अच्छे से। टेक केयर, बाय।